हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास हिस्ट्री में लेसन नंबर जो अपना 7 चल रहा है। लेसन नेम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। इसका जो आज का जो अपना टॉपिक है, टॉपिक कौन सा है? यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म, विश्वविद्यालय और मानवतावाद, द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो वर्ड है ह्यूमनिस्ट, इसको किस तरह लिया गया है, ये आज हम पढ़ेंगे। बट इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे पहले वाले टॉपिक में 5 मिनट के लिए ले जा रहा हूँ। अपना इससे पहले वाला टॉपिक कौन सा था? टॉपिक नेम है द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। हमने देखा है कि रोमन कल्चर के टूटने से के बाद इटालियन या इटली जो कंट्री है प्रेजेंट में, ये कल्चरल और पॉलिटिकली इसका डिक्लाइन हो चुका था। रोमन टाइम में जो इटली के जो ये कहीं हम इटली के या रोम के जो पोप थे, वो भी अब पॉलिटिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए थे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 6th सेंचुरी AD से लेकर के ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी के लास्ट तक इटालियन कल्चर जो पहले बहुत ही प्रॉस्पेरियस थी, उसका एक तरह से डिक्लाइन हो गया है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? रोमन एम्पायर जो 2 पार्ट में डिवाइड था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर, उसको हमने बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा है। वेस्टर्न एम्पायर ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी तक डिक्लाइन हो चुका था, बट ईस्टर्न रोमन एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से चलता रहा। कब तक? रोमन एम्पायर के टूटने के 1000 ईयर्स तक, यानी हम ये कहें कि 15th सेंचुरी तक, 14th सेंचुरी तक वो चलता रहा बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से। अब यहाँ क्या होता है, यूरोप के अंदर सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है, किसका पड़ता है? इस्लामिक कल्चर का। जब मक्का और मदीना से मुस्लिम कल्चर स्प्रेड होनी शुरू हुई, तो वो भी यूरोप में आ गई थी 7th, 8th, 9th सेंचुरी में। इस साइड मंगोल, वो भी 12 और 13 सेंचुरी तक जो है ना, उसने भी यहाँ एंट्री कर ली थी। और यहाँ पहले से ही कौन सा एम्पायर था? बाइजेंटाइन एम्पायर भी था। तो ये जब कल्चर थी, तो यहाँ के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने ट्रेड बढ़ा लिया था। यहाँ के लोग चाइना के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया था सिल्क रूट के थ्रू, जो यूरोप और चाइना के बीच में ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वेस्टर्न यूरोप मेडिटेरियन सी के थ्रू ट्रेड करने लग गए थे। वो यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के लोग किससे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और एशियन कॉन्टिनेंट से जो है ना ट्रेड करने लग गए थे। और उसका जो हार्ट था वो क्या था? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में ही लोकेट था इटली। इटली के कोस्टल एरिया पर कुछ सिटीज़ थे, रोम, फ्लोरेंस, वेनिस, जनेवा। अब ये यहाँ लोकेट होने से, सी रूट पर पड़ने से, ये शहर एकदम से 14th सेंचुरी के बाद फिर से अमर्ज हो गए। यहाँ पर अमर्ज होने से यहाँ की पॉपुलेशन एक बार फिर बढ़नी शुरू हो गई। यहाँ पर पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिली, जो दूसरे यूरोपियन टाउन्स में नहीं थी, वो क्या थी कि वहाँ यूरोपियन टाउन्स में लॉर्ड एलिट, या हम ये कहें कि वहाँ पर जो है एक तरह से फ्यूडल एलिट का रूल था। बट
इटली के इन शहरों में, इन टाउन्स में जो है वो यहाँ की गवर्निंग में कौन ज़्यादा एक्टिव थे? ट्रेडर, बिजनेसमैन, बैंकर्स, मर्चेंट। ये ही लोग ज़्यादा जो है ना यहाँ की गवर्निंग में जो है ना एक्टिव रहते थे। यहाँ के लोग बाद में जब यहाँ पर डिस्पोटिज्म सिस्टम आया, यानी यहाँ पर भी बाद में जब इटली को भी अपने अंडर में किसने ले लिया? निरंकुश शासन तंत्र प्रणाली ने। बट यहाँ के लोग अपने आप को क्या कहलाने में प्राउड फील करते थे? सिटीजनशिप। ये वर्ड जो है ना इटली के इन्हीं शहरों से निकल करके, सिटीज से निकल करके जो है ना आया है। यहाँ पर एक राइटर है जिसका नाम है कॉन्टोरिनी, जो 1534 में क्या लिखता है? वो अपने शहर, कौन सा शहर है उसका? वेनिस के बारे में वो क्या लिखता है? अपनी एक बुक लिखता है। बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। इसमें वो वहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में या रिपब्लिक के बारे में लिखता है कि हमारा जो कॉमनवेल्थ है ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बन चुकी है जहाँ पर सारी, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जहाँ पर सारे राइट्स जो हैं वहाँ के 25 ईयर से जो बड़े लोग हैं वो इसके सब मेंबर हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर है, कहते हैं उन्होंने ऐसा रूल बनाया कि यहाँ पर उन्होंने पुअर लोगों को इसमें कंसिस्ट नहीं किया, और इसके साथ साथ जो बहुत ही अबेंडेंस रिच पीपल हैं, नोबिलिटी है, उनको भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है। पुअर पीपल को तो कंसिस्ट किया ही नहीं गया, बट यहाँ पर जो नोबेल लोग हैं उनको भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो यहाँ पर किन लोगों को कॉमनवेल्थ में इंक्लूड किया गया? उन लोगों को जो स्किल्ड पर्सन थे, जो एबल थे, जो प्रॉस्पेरिटी में अपना स्थान रखते थे, तो उन लोगों को इसमें कंसिस्ट किया, ताकि उन्होंने कहा कि जिस भी स्टेट में, जिस भी टाउन्स में पुअर पीपल वहाँ की गवर्निंग में काम करते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने नोबिलिटी को भी, जो वेल्दी नोबिलिटी थी, उनको भी ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए नहीं दी कि कहीं पावर कुछ लोगों के अंडर में न रही। तो इस तरह यहाँ पर 15वीं सेंचुरी के अंदर कॉन्टोरिनी यहाँ पर अपने सिटी को क्या बताते हैं? रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म। हम यहाँ पर देखो क्या देखते हैं, इटली के ही बारे में हम पढ़ रहे हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, इटली के अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटीज ओपन हुई हैं। कब? 11वीं सेंचुरी के अंदर बोलोनिया और पादुआ, 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ ओपन हो गई हैं। किसकी? लीगल स्टडीज़ की। इसका मेन कोज क्या है कि यहाँ पर ट्रेड और मर्चेंट से रिलेट एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर लॉयर और नोटरीज यानी रिकॉर्ड कीपर की यहाँ बहुत ज़्यादा नीड जो है ना वो रही होगी। और यहाँ पर इनसे रिलेट क्या रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्या एग्रीमेंट होने चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ना नोटरीज पीपल जो है ना वो करते थे। यहाँ पर लॉ जो है, लॉ का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत ज़्यादा स्टडी की जाने लगी। बहुत ज़्यादा वो जो ना एक तरह से हम कहें कि पॉपुलर सब्जेक्ट हो गया। क्यों? अब आप देखिए कि ट्रेड जब होता है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट के आपस में चांस बढ़ जाते हैं, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए ये जो है लॉ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ का बन चुका था। यहाँ हम और क्या देखेंगे, यहाँ पर कानून जो है, लॉ जो है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या कि उसे रोमन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाने लगा उसको। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है ना 14वीं सेंचुरी के अंदर एक यहाँ पर फ्रांचेस्को पेट्राक इस जो ये चेंज है ना इसका जो है ना रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक जो है एक यूनिक, एक डिस्टिंक्टिव जो है सिविलाइजेशन थी, जिसका नाम पहले यूनान था, ग्रीस था, उसके बाद रोमन था। वो कहता हमने रोमन और ग्रीस को बहुत अच्छे से
उनके जो स्कॉलर हैं, उनके जो राइटर हैं, पोइट हैं, उनको यानी उस कल्चर को हमें जो आज से बहुत पहले यानी 6 सेंचुरी AD से पहले जिसका डिक्लाइन हो चुका है उसको बहुत अच्छी सी स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि बहुत कुछ सीखना अभी और बाकी है। ये सब हम जो है ना नए लोग जो कहते हैं 14वीं सेंचुरी के बाद वो कहते हैं ये सब जो है ना रिलीजियस टीचिंग से नहीं आ सकता। हमें पता है कि मीडिवल पीरियड के अंदर वहाँ पर जो है चर्च कितनी हैवी थी, वहाँ लोगों के माइंड एक तरह से माइंड वॉश कर रखा था लोगों का चर्च ने। तो यहाँ कहता है कि रिलीजियस टीचिंग से सब कुछ जो है ना नहीं सीख सकते। यहाँ इस नई कल्चर का जो नाम है ना 19वीं सेंचुरी में यहाँ पर क्या कहा गया है, इस कल्चर का नाम यहाँ पर ह्यूमनिस्ट दिया गया है। 15 ह्यूमनिस्ट जो वर्ड है ये होमिनिटाज वर्ड से लिया गया है, जिसका ह्यूमनिटीज जो एक लैटिन वर्ड है। 15 सेंचुरी में 15 सेंचुरी के अंदर ह्यूमनिटीज जो वर्ड है वो किसके लिए दिए गए हैं, वो दिया गया किसके लिए, एक टीचर के लिए। टीचर कौन, जो क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना जानता है, जो कहते हैं कि ग्रामर, पोइम, हिस्ट्री और फिलोसफी को पढ़ाने वाले को 15 सेंचुरी में ह्यूमनिस्ट वर्ड जो ह्यूमनिज्म वर्ड जो है ना यहाँ पर उनको दिया गया है। तो ये वर्ड जो है ना कहाँ से निकला, ये वर्ड भी लाटिन वर्ड है। मीन रोमन कल्चर के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती थी उस लैंग्वेज का नाम क्या है, लाटिन है। तो ये जो है ना ह्यूमनिज्म वर्ड जो है ना लैटिन वर्ड है। यहाँ पर हम और क्या पाते हैं, हम 3rd सेंचुरी के अंदर 3rd सेंचुरी BC के अंदर जब वहाँ जूलियस सीजर रूल करते थे रोम के अंदर, तो उसी के कंटेम्प्रेरी एक यहाँ पर जो है ना कौन है, एक लॉयर हैं, एक एसिस्ट हैं जिसका नाम है सिसरो। सिसरो भी क्या कहते हैं, सिसरो धर्म से ऊपर उठ करके, रिलीजन से ऊपर उठ करके कहते हैं किसी भी निर्णय पर तब पहुँचा जाता है, डिसीजन पर तब पहुँचा जाना चाहिए जब हम वो अच्छी तरह से डिस्कस और डिबेट कर लें। यानी ये भी सिसरो भी जो है ना कहता है कि हमें सब कुछ सब्जेक्ट रिलीजन के माध्यम से नहीं सीखने चाहिए। तो यहाँ पर अब सब कुछ ऐसे जो है ना एक तरह से रिवोल्यूशनरीज आइडियाज जो है ना यहाँ पर जो है ना आ रहे हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी इटली में जो ओपन हो चुकी हैं और ओपन होनी बाकी है। उनमें से एक कौन सी है, फ्लोरेंस है। फ्लोरेंस में एक नया जो है ना यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर ओपन हुआ है, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये इस कौन से शहर में, फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस में का किसका शहर है, ये हम आपको बता दें कि पेट्रार्क का जो है ना ये शहर है। या ये शहर जो है ना मैं आपको बता दूं 13 सेंचुरी तक फ्लोरेंस जो पेट्रार्क का सिटी है, पेट्रार्क जो एक स्कॉलर है ये कहता है कि 13 सेंचुरी तक ये जो ना ट्रेड और लर्निंग में यहाँ कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। बट 15 सेंचुरी के आते आते यहाँ पर कुछ ग्रेट सिटीजन जो है ना पैदा हुए, जिनसे यहाँ पर इस शहर में प्रॉस्पेरिटी आ गई। और उनमें से सबसे बड़ा जो 2 लोगों का हाथ है वो कौन है, वो ये कहते हैं कि एक दांते है, दांते, और एक है जोटो। दांते कौन है, दांते ये कहता है कि एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी रिलीजन से रिलेट नहीं है, बट रिलीजन के ऊपर उसने अपनी कलम चलाई है। वो दांते फ्लोरेंस का एक नोबिलिटी से रिलेट है ये, बट उस टाइम ये एक नोबिलिटी रहते हुए भी इसने रिलीजन के ऊपर, यानी जो लोग बहुत रिच लोग थे उनके ऊपर जो है ना बहुत कुछ लिखा है। इसके बाद हम करते बात किसकी, जाटो की। जाटो ये एक ऐसे ये हम कहें कि स्कल्पचर पेंटर थे जिसकी जो है ना ऐसी यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलती है कि लगता है कि इस पेंटिंग में क्या है, लाइफ है, जिंदगी है। ऐसे यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट इसकी जो है मिलती हैं कि ऐसा लगता है कि इनकी पेंटिंग में ये जो है ना इनके अंदर जीवन है।
लाइफ है। तो इन्होंने जो है ना ऐसी ऐसी जो है पेंटिंग बनाई है जो वर्ल्ड पॉपुलर हुई हैं। और इस तरह बाद में फ्लोरेंस जो 13 सेंचुरी तक जिसको कोई नहीं जानता था, 13 सेंचुरी के बाद एक वाइब्रेंट सिटी जो है ना वो बन गया है। यहाँ पर एक वर्ड देखते हैं, रनेसा। रनेसा क्या है? रनेसा का मतलब क्या है कि रनेसा का मतलब है रनेसा कि वो बदलाव, चेंज, फिर से जागरण, पुनः जागरण। रनेसा मतलब यहाँ पर रनेसा व्यक्ति किसको कहते हैं? यहाँ पर माने रनेसा पर्सन, रनेसा मैन का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो बहुत सारे अपने इंटरेस्ट रखता हो, बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो स्किल्ड हो। ये कहता है कि अब चर्च के टाइम में क्या था, इन सब चीज़ों पर कोई बातें नहीं होती थी, बट अब जो है ना क्या होने लग गया कि एक व्यक्ति जो है जो बहुत सारे इंटरेस्ट किसी चीज़ में रख सकता है, एक व्यक्ति स्कॉलर बन सकता है, एक व्यक्ति जो है ना वो डिप्लोमेट बन सकता है, एक व्यक्ति जो है ना आर्टिस्ट भी बन सकता है, हिस्टोरियन भी बन सकता है, जियोग्राफर भी बन सकता है। तो ये क्या है? रनेसा। रनेस इसको हम बोलते हैं, जिसको रनेसा मैन, रनेसा व्यक्ति जो अपने आप को जगा लेता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। इसको मैंने बार बार रिपीट कर दिया है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रोमन एम्पायर के टूटने के बाद एक डार्क पीरियड जो चला है, यानी 6 सेंचुरी से 14 सेंचुरी के बीच में हम डार्क पीरियड कहते हैं। इसे मिडिवल पीरियड भी कहते हैं, जहाँ माना जाता है कि कोई भी कल्चरल डिस्कवरीज नहीं हुई। 14 सेंचुरी के बाद के जो हिस्टोरियन हैं वो इस टाइम पीरियड को क्या मानते हैं? वो इसको मानते हैं जिसको 14 के बाद गनेसा। और गनेसा अपने आप, गनेसा पाने वाले लोग अपने आप को क्या मानते हैं? ये मानते हैं मॉडर्न मैन। तो यहाँ पर मॉडर्न मैन वो है जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और अपने गोल तक पहुंच सकता है। मिडिवल पर्सन वो है जो अपने डिसीजन खुद नहीं बल्कि चर्च के अकॉर्डिंग चलता है। उसका जो ना सारी जो नॉलेज जो है ना वो उसके दिमाग से जो ना निकल चुकी हैं। तो इस तरह यहाँ पर मिडिवल जो पीरियड है उसको यहाँ पर कुछ पार्ट में बांटा गया है, बट यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन ने ये क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं कि इस टाइम पीरियड को जो है ना रिसर्च करने के बाद कि यहाँ पर कल्चरल बेस पर इसको हम डार्क जो एज कहना वो सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिस्कवरीज यहाँ हुई हो जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो इस तरह आज अपने ये टॉपिक कौन कौन से, यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म, द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। आज का जो अपना मैप है, आज यूरोप के मैप के बारे में करेंगे। तो हमने क्या करना है? यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पाएंगे कौन सा कंट्री? रोमानिया के बिल्कुल नीचे ये मिलेगा आपको बुल्गारिया। और इसके यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री मिलेगा आपको, तुर्की। आपको मैं ये बता दूं, तुर्की जो कंट्री है वो 2 कॉन्टिनेंट में है। यूरोप में यदि इसका इतना पार्ट है तो एशिया में ये है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर जो कंट्री है ये दोनों रोमानिया और बुल्गारिया के वेस्ट में ये आपको मिलेगा यूगोस्लोविया। क्या है? यूगोस्लोविया। और इनके नीचे जो है, किसके नीचे? बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया के नीचे ये कंट्री आपको मिलेगा जिसको हम अलेक्जेंडर का कंट्री मानते हैं, मैकडोनिया। क्या है ये? मैकडोनिया के नीचे ये एक छोटा सा कंट्री जो एशियन फ्रंटियर पर है जिसको हम मानते हैं ग्रीस। क्या है? ग्रीस, जिसको यूनान बोलते हैं। तो आज के अपने यूरोप कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज नेम जो मैंने 6 बताए कौन कौन से हैं? रोमानिया, बुल्गारिया
टर्की, यूगोस्लोविया, मैकेडोनिया और ग्रीस। ओके बेटा, थैंक यू।